हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और मैं आपको रचना शरीर पढ़ा रहा हूँ इस समय तो, और वो भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और एकदम शॉर्ट नोट्स में मैं बता रहा हूँ, इसी नोट्स को आप बनाते हुए चलिए। सारे क्वेश्चंस आपको इसी में से फंसने हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम रचना शारीर का आज का जो हमारा चैप्टर होगा क्या, संधि शारीर रहेगा, ठीक है। तो संधि शारीर स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऑर्थ्रोलॉजी। क्लियर। आइए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो संधि शारीर का सिलेबस जो है वो ये है। डिस्क्रिप्शन ऑफ संधि एंड इट्स एनुमरेशन देखेंगे, ठीक है। फिर क्या, टाइप्स ऑफ संधि विद इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीजेज ऑफ संधि एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदा। तो ये 3 टॉपिक हमें देखने होंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो संधि शारीर मतलब कि इसको ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थो मीन्स क्या होता है, जॉइंट। ऑर्थो मीन्स जॉइंट्स होता है। और लॉगस मीन्स स्टडी। लॉगस मीन्स क्या होता है, स्टडी। तो स्टडी ऑफ जॉइंट कॉल्ड ऑर्थोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी कहलाता है। श्लोक क्या है अभी आगे देखेंगे, पहले देखते हैं क्या। अस्थि संधियों की सामान्य रचना। जो अस्थि संधि होता है उसकी सामान्य रचना। अच्छा, अस्थि संधि क्या होता है, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अस्थियों का मेल होता है, ठीक है। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अस्थियों का मेल होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, अस्थि संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थि संधि कहते हैं, ठीक है। तो संधि शब्द का अर्थ क्या है, मेल। संधि का शब्द अर्थ क्या होता है, मेल या संगम, मतलब कि मिलना, ठीक है। तो श्लोक क्या है, अस्थि संयोग स्थानम, मीन्स कि जहाँ पर क्या हो रहा है, अस्थि का संयोग हो रहा है। जहाँ पर क्या हो रहा है, अस्थि का संयोग हो रहा है, उसे क्या कहते हैं हम, अस्थि संधि कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अस्थि संयोग स्थान को संधि कहा जाता है। अस्थि संयोग स्थान क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अस्थियों के किनारे आपस में जहाँ मिलते हैं उस मेल या संयोग को संधि कहते हैं। क्लियर। मैंने बताया था अभी आपको, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक क्या, अस्थियों के किनारे आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, यानी कि मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, उस मेल या संयोग को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। आगे क्या है, संधियों की विविधता क्या है। संधियों की विविधता क्या है, तो शरीर में एक समान वस्तुओं के मेल को संधि कहते हैं। शरीर में एक समान वस्तुओं के मेल को संधि कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अस्थियों का मेल अस्थि संधि कहलाएगा। अस्थियों का मेल क्या कहलाएगा, अस्थि संधि कहलाएगा। फिर शिराओं का मेल क्या कहलाएगा, शिरा संधि कहलाएगा। जहाँ शिराएं मिलेंगी उसे क्या कहेंगे, शिरा संधि कह देंगे। फिर क्या, पेशियों का मेल पेशी संधि कहलाएगा। जहाँ पर पेशियाँ मिलेंगी तो उन्हें क्या कहेंगे, पेशी संधि कह देंगे, ठीक है। तो आयुर्वेद ग्रंथों में केवल अस्थि संधियों के वर्णन में लिखा गया है कि ये सभी क्या है, अस्थि संधियाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अस्थियों का मेल हो रहा है तो इसलिए से क्या बोला गया, अस्थि संधि बोला गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो संधियों की संख्या कितनी होती है, अभी क्या पढ़ना है हमें, इसकी संधियों की संख्या कितनी होती है। तो आचार्य सुश्रुत ने अस्थि संधियों की संख्या कितनी बताई है, 210 बताई है। आचार्य सुश्रुत ने अस्थि संधियों की संख्या कितनी बताई, 210 बताई है। MCQ क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार लीजिए, ठीक है। MCQ तो आएगा ही, और शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। तो हमें लॉन्ग आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा डिटेल में, तो ठीक है। तो इसको आप कुल मिला के रट्टा मार लीजिए, क्या होगा, आचार्य सुश्रुत ने अस्थि संधियों की संख्या 210 बताई है। आइए षडंगों के अनुसार देखते हैं क्या होता है। षडंग के अनुसार मतलब कि चारों शाखाओं में कितनी होती है। अच्छा, षडंग में मैंने आपको बताया था उसमें क्या क्या होता है, 6 चीज़ें होती हैं, 4 शाखाएं होती हैं, मध्य शरीर होता है और सिर और ग्रीवा होता है। तो षडंग का मतलब क्या होता है, 6। षडंग का मतलब क्या होता है,
6। तो 6 में से क्या देखेंगे, 4 शाखाएं हो गई, मध्य शरीर कितना हो गया 1, और सिर और ग्रीवा कितना हो गया 1। इन तीनों का मेल कितना हो गया, जोड़ कितना हुआ, योग 6 हो गया। तो क्या होगा, चारों शाखाओं में कितनी होती हैं, 17 चौको 68। मतलब कि एक शाखा में कितनी होती है, 17 होती है, और 4 शाखाएं होती हैं, यानी कि 2 हाथ 2 पैर। 4 शाखाओं में क्या आएगा, 2 हाथ 2 पैर आएगा, ठीक है। तो 17 चौको कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। फिर क्या है, मध्य शरीर। तो मध्य शरीर में कितनी होती है, 59 होती हैं। सिर और ग्रीवा में कितनी होती हैं, 83 होती हैं। इन सब का योग कितना होगा, टोटल टोटल कितनी हो जाएंगी, 210 हो जाएगी, ठीक है। अब आइए शाखाओं की बात करते हैं। अभी तो हमने षडंगों के अनुसार बताया है, अब हम शाखा में बताएंगे क्या कितना होता है। तो शाखाओं की संधियाँ क्या क्या होती हैं, पाँव की प्रत्येक अंगुली में कितनी होती हैं, 3, और उंगलियां कितनी होती हैं, 5। लेकिन यहाँ पर 4 क्यों लिखा हुआ है, इसका कारण क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम उंगली बनाएं, देखिए ड्राइंग अच्छी नहीं लेकिन मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे ये मान लीजिए हमने कोई उंगली बनाई, ये अंगूठा नहीं है, बाकी की उंगली है, ठीक है। तो यहाँ से बनाते हैं तो कितने बनते हैं पोर्स, 1 2 और 3। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नाखून होता है, नेल्स होता है, ठीक है। तो ये उंगली अगर हमने बनाया तो कितने बने, 1 2 3, 1 2 3 बना। तो इस तरह की अगर हम पांचों उंगलियां बनाएंगे, आइए बनाते हैं। ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, 3 1 4, ठीक है। और यहाँ पे एक अंगूठा बना लिया। बहुत बेकार उंगली बनी है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए है, समझना है इसे हमें केवल। तो ये बना, और यहाँ पे नेल्स हो गए, सभी में यहाँ पे नेल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये नेल्स हो जाएंगे, यहाँ भी नेल्स होगा, यहाँ भी नेल्स होगा, ठीक है। अभी क्या है इसमें, 1 2 3, ठीक। यहाँ भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखिए, अब आप देखेंगे 5 उंगलियां हो गई, 1 2 3 4, 5 उंगलियां हो गई। लेकिन अंगूठे में आपने देखा होगा केवल 2 खाने होते हैं, 1 और 2। बाकी उंगलियों में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। केवल अंगूठे में 2 होता है, बाकी सब में 3 3 होता है। वही चीज़ बोला गया पाँव की प्रत्येक अंगुलियों में। तो कितनी, प्रत्येक उंगली में कितने होते हैं, 3 होते हैं। उंगलियां कितनी होती हैं, 4 3 चौको 12। अब बचा अंगूठा, अंगूठे के लिए क्या बोला है, पाँव के अंगूठे में कितना, 2, ठीक है। पाँव के अंगूठे में 2 होता है। और जानू क्या होता है, जानू में 1 होती है। जानू मतलब होता क्या है, जानू का मतलब होता है घुटना। जानू का मतलब क्या होता है, नी जॉइंट, यानी कि नी यानी कि घुटना। क्या बोलेंगे, घुटना, ठीक है। घुटने में कितनी, 1 होती है संधि। गुल्फ, गुल्फ का मतलब क्या होता है, अब एंकल जॉइंट, एंकल, एंकल होता है, ठीक है। एंकल में कितना होता है, 1 होता है। वंक्षण बात करेंगे, वंक्षण क्या होता है, हिप जॉइंट होता है। तो वहाँ कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो कुल मिला के कितनी हो गई, 12। देखिए 12 2 14 15 16 17, टोटल कितनी हो गई, 17। और शाखाएं कितनी होती हैं, 4। तो 17 जो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। आई बात समझ में, 68 हो जाएगा। ये हो गया शाखाओं का। अब आते हैं मध्य शरीर की बात करते हैं। मध्य शरीर में क्या है, कटी कपाल यानी श्रोणी फलक में कितनी, 3। पृष्ठवंश में कितनी होती हैं, 24 होती हैं। पार्श्व में कितनी होती हैं, 24 होती हैं। उरा यानी कि वक्ष प्रदेश में कितनी होती हैं, 8 होती हैं। टोटल कितनी हो गई, 59। क्या करना है, इसको पूरा रट्टा मारना है, ठीक है, पूरा रट्टा मारना है इसको। फिर क्या है, ग्रीवा के ऊपर की संधियाँ कितनी होती हैं,
आइए ग्रीवा की बात कर लेते हैं। ग्रीवा में कितनी होती हैं? 8 होती हैं। कंठ में कितनी होती हैं? 3 होती हैं। हृदय क्रोम संबद्ध नाड़ी में 18। दंत मूल में कितनी? 32। काकलक में 1। नासा में 1। नेत्रासित वर्तमंडल में 2। ये पूरा रट्टा मारना है। गंड में कितनी? 2। कर्ण में कितनी? 2। शंख में 2। हनु में 2। भौहें और शंखों के ऊपर, भौहें और शंखों के ऊपर। शंख कहाँ होता है? कान जहाँ होता है, कान के पीछे साइड शंख होता है, ठीक है। तो वहाँ कितनी? 2 + 2 यानी कि 4। सिरा कपाल में 5। सिर में कितनी? 5। मूर्धा में 1। टोटल कितनी हो गई? 83 हो गई। टोटल कितनी संधियाँ हुई? 83 संधियाँ हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार कुल संधियाँ कितनी हो जाएंगी? इस प्रकार की कुल संधियाँ क्या हो जाएंगी? 68, 59, 83। टोटल कितनी हो गई? 210 संधियाँ होती हैं, ठीक है। कितनी हो जाएंगी? 210 संधियाँ हो जाएंगी। टोटल 210 हो जाएंगी। संधियों के प्रकार अब थोड़ा सा श्लोक के हिसाब से पढ़ेंगे। हाँ, श्लोक याद करना होगा, ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है। क्लियर? इम्पॉर्टेंट श्लोक याद करना होगा, ठीक है। सॉरी। क्या है? संध्यस्तु द्विविधाश्च चेष्टावन्तः स्थिराश्च। किसके अनुसार? आचार्य सुश्रुत। तो क्या होगा? क्या लिखा है? संध्यस्तु द्विविधा चेष्टावन्तः स्थिराश्च शाखासु हन्वोः कटयाम च चेष्टावन्तस्तु संध्या। प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, ठीक है। शेषास्तु संध्या सर्वे विज्ञेया ही स्थिरा बुधये, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? संधियों के प्रकार और उनके स्थान। क्या? संधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, चल और अचल। शाखा हनु कटी में क्या होती है? चेष्टायुक्त संधियाँ होती हैं। लिखा हुआ ना यहाँ पे, क्या? शाखासु हन्वो कटयाम च चेष्टावन्तस्तु। तो क्या बोला है? शाखा हनु और कटी में चेष्टायुक्त संधियाँ होती हैं, ठीक है। शेषास्तु संध्या सर्व विज्ञा स्थिरा बुधये। शेष क्या बोला है? शेष संधियाँ स्थिर होती हैं, बोला ना। शेषासु संध्या सर्व विज्ञा है स्थिरा बुधे, यानी क्या होती हैं? स्थिर होती हैं, ठीक है। फिर क्या है? क्रिया की दृष्टि से आइए देख लेते हैं। संधि क्या बोला है? चल यानी कि चेष्टा युक्त थी। अचल मतलब जो स्थिर रहती हो। चल मतलब क्या? जो चल सकती हो या मूवमेंट हो सकता है। और अचल मतलब क्या होता है? जो स्थिर रहती हैं। तो मूवेबल जॉइंट और ये हो जाएगा डायरोथ्रोसिस हो जाएगा। इमूवेबल जॉइंट और साइनोथ्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है? बहुचल होती है, यानी कि बहुचेष्टा युक्त होती हैं। ईसत चल क्या होती हैं? जो थोड़ी चल पाती हैं। ये किसके पॉइंट हैं? ये आपके चल के पॉइंट है, ठीक है। आइए आगे क्या है? रचना की दृष्टि से 8 प्रकार और उनके स्थान। किसके? संधि के। संधि के 8 प्रकार देखते हैं, ठीक है। कभी भी मतलब क्वेश्चन जो आता है उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है? संधि के 8 प्रकार होते हैं रचना की दृष्टि से। कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। कोर, उलूखल, सामुद्ग, प्रतर, तुन्न, सेवनी, वायस्तुंड, मंडल, शंखा, वर्ता। क्या करना है इसको? इसको कुछ नहीं करना है, याद करना है, ठीक है। याद करना है। इसको तो मोस्ट लगा लो, जितने मोस्ट बढ़ा सकते हो लगा लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आना ही आना है, 100% आना है, ठीक है। संधि से क्वेश्चन आता है और यही आता है लिखने के लिए, तो ये पूरा याद करना होगा, ठीक है। एकदम कंप्लीट नोट्स है, आपको इसके अलावा कुछ करना नहीं है, ठीक। आइए देखते हैं 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं। बता ही दिया है कौन कौन से होते हैं। कोर संधि होती है, उलूखल संधि होती है, शामुद्ग होती है, प्रतर होती है, तुन्य सेवनी होती है, वायस्तुंड होती है, मंडल होती है, शंखावर्त होती है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 और शंखावर्त 8 संधियाँ होती हैं। स्टार्ट करते हैं। तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानु कूर्परेशु कोराह संध्या। मतलब कि कौन कौन सी संधि होती है कोर संधि में? अंगुली होती है, मणिबंध होता है, गुल्फ होता है, जानु होता है, कुरपर होता है। इनको क्या कहते हैं? कोर संधि कहते हैं। तो अंगुली क्या होती है? उंगलियां होती हैं। मणिबंध क्या होता है? रिस्ट जॉइंट जिसे कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं मणिबंध को? क्या कहेंगे? रिस्ट।
रिस्ट जॉइंट कहेंगे, ठीक है। गुल्फ किसे कहते हैं? एंकल को कहते हैं, एंकल जॉइंट को। जानू किसे कहते हैं? नी को कहते हैं, ठीक है। कुरपर किसे कहेंगे? एल्बो को कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये सारे जॉइंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है? कक्षा वंशण दसनेसु उलूखला। कक्षा शोल्डर, ठीक है। वंशण हिप जॉइंट होता है, ठीक है। दसनेसु मतलब दांत। तो समझते चलिएगा, ये सारे क्या होते हैं? उलूखल होते हैं। कौन कौन से? कक्षा होता है, वंशण होता है, दसनेसु होता है, और इनको क्या कहते हैं? उलूखल कहते हैं, उलूखल संधि कहते हैं। फिर क्या है आगे? अंशपीठ गुदभग नितंबेशु शामुद्गाः। अंशपीठ गुदभग और नितंब क्या होते हैं? शामुद संधि होती हैं, ठीक है। ग्रीवा पृष्ठवंशयो प्रतराः। ग्रीवा और पृष्ठवंश क्या होते हैं? प्रतर संधि होती है, ठीक। सिरा कटी कपाल तुन्न सेवन्या। सिर और कटी कपाल को क्या कहते हैं? तुन्न सेवनी संधि होती है। यहाँ पर क्या होती है? तुन्न सेवनी संधि होती है, ठीक है। फिर क्या बोला? हन्वो रुभयतस्तु वायस्तुंडा। हनु और रुभयस्तु क्या होगा? ये क्या होगा? वायस्तुंड संधि होती है हनु, ठीक है। कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ीषु मंडला। तो कंठ, हृदय, नेत्र और क्लोम नाड़ी, ये क्या है? मंडल संधि है। फिर क्या बोला नेक्स्ट? स्त्रोत्र श्रृंगाटकेषु शंखावर्ताः। स्रोत्र और श्रृंगाटक क्या है? शंखावर्त संधि है, ठीक है। तो ये हो गई रचना के अनुसार। अब इसका डिटेल देखेंगे हम। अभी तो हमने मोटा मोटा आपको बताया, अभी क्या डिटेल है ये। तो क्या लिखा हुआ है? संधियों के रचना के अनुसार 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? अभी हमने आपको बताया था। कोर, उलूखल, सामुद, प्रतर, तुण्ड, सेवनी, वायस्तुंड, मंडल, शंखावर्ता, ये 8 संधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? कोर 1, उलूखल 2, सामुद 3, प्रतर 4, तुण्ड सेवनी 5, वायस्तुंड 6, मंडल 7, शंखावर्त 8। ये 8 संधियाँ होती हैं। अब इनका हम डिटेल पढ़ेंगे, एक एक संधि को लेके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली की संधि क्या है? कोर संधि, मीन्स की हिंज जॉइंट। कोर संधि क्या कहते हैं? हिंज जॉइंट कहते हैं। जैसे दरवाजे में, खिड़कियों में इनको स्थिर तथा चल रखने के लिए जो बंधन उपयोग में लाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कब्जा भी कहते हैं, ठीक है। उन्हें कोर यानी कि कब्जा यानी कि हिंज कहते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? दरवाजे में, खिड़कियों में इनको स्थिर रखने के लिए क्या लगाते हैं? कब्जा लगाते हैं, बंधन के रूप में। उसे क्या कहते हैं हम लोग? कोर संधि कहते हैं, ठीक है। इसमें यही विशेषता होती है कि दरवाजे या खिड़कियां जैसे खुलते या बंद होते हैं, वैसे ही यह कोर संधि गति या क्रिया करती। इस प्रकार की क्रिया को संकोच तथा प्रसारण कहते हैं, यानी कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहते हैं। मतलब कि जहाँ पर खुलने और बंद होने की क्रिया होती है, वो जॉइंट तो होते हैं लेकिन खुलते और बंद होते हैं। जैसे हाथ को ऊपर उठाना और नीचे ले आना, ये क्या हो जाएगा? हिंज जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। स्थान क्या है? तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानू कुरपरेशु। मैंने आपको बताया था अभी पहले। कहाँ कहाँ होता है? अंगुली में होता है, मणिबंध में होता है, गुल्फ में होता है, जानू में होता है और कुरपर में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? कोर संधियाँ होती हैं, ठीक है। आइए इसको डायग्राम से समझते हैं हम। क्या है? कोर संधि। कहाँ कहाँ है? तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानू कुरपरेशु कोरा। मतलब अंगुली में है, मणिबंध में है, गुल्फ में है, जानू में और कुरपर में है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये हो गया मणिबंध। इसे क्या कहते हैं? मणिबंध कहते हैं, मणिबंध कहते हैं, ठीक है। क्या है ये? मणिबंध है। ये क्या हो गई? अंगुलियां हो गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मुड़ती है ना, ये सब क्या है? हिंज जॉइंट। ये मुड़ती है ना, हिंज जॉइंट हो गया। और ये कब्जा लगा है ना दरवाजे में, इसे कब्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कब्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये है ना, कब्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? हिंज जॉइंट है, यानी कि कोर संधि है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्या है? उलूखल संधि है। तो उलूखल संधि के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा कोर संधि और बचा हुआ है, समझ लीजिए। शाखाओं में कोर प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं। इनमें से अंगुली यानी कि इंटरफेरेंजियल जॉइंट, मणिबंध यानी कि रिस्ट जॉइंट, गुल्फ यानी कि एंकल जॉइंट, जानू मतलब नी जॉइंट, कुरपर माने एल्बो जॉइंट आदि संधियाँ इन जगहों पर क्या होती है?
कोर संधि होती है। क्या होती है? कोर संधि होती है। अच्छा, क्रिया की दृष्टि से ये किस प्रकार की होती है? बहुचल होती है। बताया ना, बहुचल होती है, मतलब कि उंगली का खुलना बंद होना, रिस्ट का घूम जाना, ये क्या है? बहुचल है। ठीक है, ये बहुचल संधि होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है? उलूखल संधि, जो उखली की समान हो, यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। परिचय में क्या है? उखली तथा मूसल की रचना को देखते हुए इस प्रकार की संधि को उलूखल संधि कहते हैं। इसमें एक अस्थि का क्या होता है? इसमें एक अस्थि का गहरे गड्ढे के समान भाग होता है और दूसरे अस्थि का मूसल के जैसे गोलाकार मुंड होता है, यानी कि सिर जैसे, यानी कि हेड क्या होता है? प्रविष्ट होता है उसमें। इस संधि में समस्त प्रकार की गतियाँ होती हैं। क्या होती हैं? इस संधि में समस्त प्रकार की क्या होती हैं? गतियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसका स्थान क्या होता है? कक्षा, वंशड़, दशनेश, उलूखला। कहाँ कहाँ पे? कक्षा में, वंशड़ में और दशनेशों में क्या होती है? उलूखल संधि होती है। ठीक है, कक्षा वंशड़, कक्षा का मतलब क्या होता है? शोल्डर जॉइंट। कक्षा मतलब शोल्डर जॉइंट। वंशड़ का मतलब हिप जॉइंट। दांत तो आप जानते ही हैं, तीथ। इनमें क्या होती है? उलूखल संधि होती है। क्या होती है? उलूखल संधि होती है। अच्छा, क्रिया की दृष्टि से ये कैसी होती हैं? किस प्रकार की? बहुचल होती हैं। कौन कौन सी? कक्षा और वंशड़। कक्षा और वंशड़, कक्षा और वंशड़ क्या होती हैं? उलूखल होती हैं। शोल्डर जॉइंट घूम जाता है ना, हिप भी घूम जाता है। लेकिन दांत क्या होता है? स्थिर होती है। दांत क्या होती है? स्थिर। दांत एक जगह स्थिर रहता है ना, दांत तो घूमता नहीं है, तो दांत क्या होती है? स्थिर होती है। ठीक है, अब आइए इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये देखिए क्या है? उलूखल संधि, कक्षा वंशड़ दशनेषु उलूखला, कक्षा वंशड़ दशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये शोल्डर जॉइंट देखिएगा, ये है शोल्डर जॉइंट। ठीक है, पूरा घूम जाता है ना, और ये क्या हो गया? आपका हिप जॉइंट हो जाएगा, पूरा घूम जाता है। ये क्या है? दशन मतलब दशनास्तु, यानी कि दांत। ये क्या हो जाएगा? ये आपका पूरा क्या है? उलूखल संधि है। देखिए ओखली के समान यहाँ पे इसका ये हेड फंसा हुआ है। ठीक है, ओखली के समान घुसा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये हेड हो गया, यहाँ पे इसका ये हेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या? ओखली के समान लगा हुआ है। ठीक है, मुसल में। तो इसे क्या बोला गया है? उलूखल संधि कहा गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। सामुद्रिक संधि, यानी कि सैडल जॉइंट। सामुद्रिक संधि क्या होता है? सैडल जॉइंट होता है। परिचय क्या होगा इसका? इसका अर्थ यह होता है कि संपुट या संदूक के समान, यानी कि बॉक्स की तरह हो, संपुट के समान हो। ठीक है, तो क्या होगा? जिन दो या दो अस्थियों के समतल पृष्ठ क्या होते हैं? संधि करते हैं, यानी मिलते हैं। उनमें से एक अस्थि का पृष्ठ सरफेस यानी कि थोड़ा गहरा होता है, यानी कि कॉनकेव होता है। अगर एक कॉनकेव हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा ना। आइए आगे देखते हैं। ये दूसरी अस्थि का पृष्ठ क्या होता है? उन्नत होता है, यानी कि कॉन्वेक्स, यानी कि उठा हुआ होता है। ठीक है, अब इसका स्थान कहाँ है? अंशपीठ, गुद, भग, नितंबेशु, सामुद्गा। कहाँ कहाँ होता है? अंशपीठ में, गुद में और भग में और नितंब में क्या होती है? सामुद्ग होती है। अंशपीठ क्या होता है? देखिए एक्रोक्ल सॉरी, अंशकूट क्या होता है? अंशपीठ क्या कहते हैं? अंशकूट भी कहते हैं। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, गुद क्या होता है? सैक्रम। गुड क्या है? सैक्रम। भग क्या है? प्यूबिस। नितम यानी कि इलियम। इनमें क्या होती है? सामुद्र संधियाँ होती हैं। क्या होती हैं? सामुद्र संधियाँ होती हैं। अच्छा, क्रिया की दृष्टि से ये किस प्रकार की होती हैं? ईसत चल प्रकार की होती हैं। ठीक है, ईसत चल प्रकार की संधियाँ होती हैं। आइए इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये रहा इसका डायग्राम सामुद्र संधि का, सामुद्र संधि का। ठीक है, अंशपीठ, गुद, भग, नितंब, विषु, सामुद्गा। कहाँ कहाँ? अंशपीठ, गुद और भग और नितंब में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मार कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या है? सामुद्र संधि हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी सामुद्र संधि हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी। ठीक है, ये सारी क्या है? सामुद्र संधियाँ हैं। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे, तो सामुद्र समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? प्रतर संधि। प्रतर में क्या होता है? प्रतर में क्या होता है? ग्लाइडिंग होता है और प्लेन जॉइंट होता है, यानी कि परिचय में देखेंगे दोनों अस्थियों के संलग्न पृष्ठ समतल होते हैं, यानी स्मूथ सरफेस होता है। अतः इनमें क्या होता है? घर्षण मत क्रिया होती है, यानी घर्षण होता है, रबिंग क्रिया होती है। ठीक है, स्थान क्या है इसका? ग्रीवा पृष्ठवंश से प्रतराह। ठीक है, कहाँ पे? ग्रीवा में। और कहाँ पे? पृष्ठवंश में।
क्या होती है, प्रतर होती है। ठीक है, तो ग्रीवा तथा पृष्ठवंश इनमें कशेरुका होती हैं, इन्हें आपस में प्रतर संधियाँ होती हैं। इनमें आपस में क्या होती हैं, प्रतर संधियाँ होती हैं। क्लियर। तो ग्रीवा मतलब क्या होता है, सर्वाइकल वर्टेब्रा, और पृष्ठवंश क्या होता है, थोरैसिक वर्टेब्रा होती है। तो इनमें क्या होती है, कशेरुका यानी वर्टेब्रा होते हैं। ये इनमें आपस में कौन संधि होती है, प्रतर संधि होती है। कौन सी संधि, प्रतर संधि। तो क्रिया की दृष्टि से इस प्रकार यानी किस प्रकार से, ईसत चल प्रकार की संधियाँ होती हैं। किस प्रकार की, ईसत चल प्रकार की संधियाँ होती हैं। आइए इसको डायग्राम में देखते हैं। ये है प्रतर संधि, ग्रीवा पृष्ठवंश और प्रतराह, ग्रीवा पृष्ठवंश। तो देखिए ये क्या होती हैं, प्रतर संधि होती हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, इधर देखिए ये है ना, ये सारा क्या है, ये जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, समतल है ना, ये सब क्या है, प्रतर संधि का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, प्रतर संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, तुल्य सेवनी। अच्छा, श्लोक सारे याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, श्लोक का ही तो मेन मार्क्स है। श्लोक लिखेंगे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, नहीं लिखेंगे कम मिलेंगे मार्क्स। तो श्लोक मस्ट है, लिख लिख के याद करिए, याद हो जाएगा। तुल्य सेवनी संधि क्या होती है, सूचर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, सूचर्स लगे होते हैं, स्टिचिंग होती है। तो सीवन यानी कि सिलाई यानी सूचर के समान आकृति वाली इस संधि को तुल्य सेवनी संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, तुल्य सेवनी संधि कहते हैं। ठीक है, सीवन से ही समझ में आ रहा है, सेवनी मतलब सिलना, सीवन। इसमें दो अस्थियों की धाराएं आपस में फंसकर जो रेखावत संधियां बनाती है उसे तुल्य सेवनी कहते हैं। ठीक है, रेखावत क्रिया यानी कि आपस में फंसी होती हैं। ठीक है, आपस में फंसी होती हैं। देखिए एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। जैसे मान लो ये ऐसी कोई संरचना हुई, अब इधर से क्या होगा, ये ऐसे होगा, ये एक दूसरे में क्या है, फंसे हैं ना, ये एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, फंसे हैं, एक दूसरे में क्या है, फंसे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फंसे हुए हैं, इसी को क्या बोला गया है, तुल्य सेवनी कहा गया है। इसे क्या बोला गया है, तुल्य सेवनी कहा गया है। ये इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, तुल्य सेवनी का। सिरा कटी कपाल से तुल्य सेवन्या, सिर में और कटी कपाल में। ये देखिए यहाँ पे ना सुजलाई स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये सुजलाई स्कल में होता है ना, स्कल में बना होता है। ये देखिए ये बना है, ये बना है, ये बना है। इसे क्या बोला जाएगा, तुल्य सेवनी बोला जाएगा। ये देखिए सीवन की तरह सिलाई हुई है ना, इसलिए इसे तुल्य सेवनी कहा गया है। तुल्य सेवनी का कुछ पार्ट यहाँ भी है। कहाँ कहाँ, सिरा कटी कपाल तुल्य सेवन्या, मतलब सिर की तथा कटी कपाल अस्थियों की क्या होती है, तुल्य सेवनी संधि होती है। क्या होती है, तुल्य सेवनी संधि होती है। ठीक है, अच्छा क्रिया की दृष्टि से देख लेते हैं इसको। क्रिया की दृष्टि से किस प्रकार की संधि होती है, ये स्थिर प्रकार की, चलती थोड़ी है, एक जगह स्थिर रहती है ना, इसलिए इसको क्या बोला गया, स्थिर प्रकार की संधि बोला गया है। तो अभी आगे देखेंगे क्या, वायस्तुंड संधि देखेंगे। तो वायस्तुंड संधि क्या होती है, कॉन्डाइलर जॉइंट, क्या कहते हैं इसे, कॉन्डाइलर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो वायस्तुंड को काकमुख यानी कौवे के मुख के समान भी बोला गया है। ठीक है, कौवे के मुख के समान बोला गया, अर्थात कौवे की चोंच यानी कि बीक, कौवे की क्या, चोंच के समान आकृति हो उसे वायस्तुंड संधि कहते हैं। जहाँ पर कौवे की चोंच के समान की आकृति होती है उसे क्या कहेंगे, वायस्तुंड संधि कहेंगे। इसमें एक अस्थि का सिरा कौवे की चोंच की तरह होने से दूसरी अस्थि में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, एक अस्थि का सिरा क्या होता है, दूसरे अस्थि के सिरे में कौवे की चोंच की तरह, किसकी तरह, कौवे की चोंच की तरह क्या होता है, अस्थि में जुड़ा रहता है। ठीक है, ये क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो अब इसका क्या होता है, श्लोक क्या है, हन्वो रुभयतस्तु वायस्तुंडा। हनु मतलब क्या होता है, चिन्ह, चिन्ह के दोनों ओर क्या होती है, वायस्तुंड। ठीक है, संधियाँ होती हैं। टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं उसे। ठीक, क्या बोलते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट कहते हैं इसे। इसके द्वारा मुख खोलने व बंद करने की क्रिया होती है। आप देखोगे मुख के साइड में होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मुख खोलने और बंद करने की क्रिया होती है, इसलिए इसे बोला जाता है क्या, हन्वो रुभयतस्तु वायस्तुंडा। ठीक है, तो क्रिया की दृष्टि से किस प्रकार की संधि है, ईसत चल संधि है। क्या होती है, ईसत चल संधि होती है। आइए इसका एग्जाम्पल हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए वायस्तुंड संधि, हन्वो रुभयतस्तु वायस्तुंडा, यानी कि कहाँ पर,
हनु में, कहाँ पर, हनु में। हनु कहाँ होता है, ये यहाँ आप इस जॉइंट को बोला जाएगा, ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये कौवे का चोंच होता है ना यहाँ पे, तो कौवे की चोंच के समान, ठीक है। तो क्या होगा, ये कौवे की चोंच के समान होता है वायसुण संधि। चलिए समझते हुए चलिएगा, जहाँ नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मंडल संधि है। परिचय इसका क्या होगा, यह तरुणास्थियों में होता है। कहाँ पर होती है, तरुण अस्थियों में होता है। मंडल व चक्राकार या गोलाकार होने से इसे क्या कहते हैं, मंडल संधि कहा जाता है। इसे क्या कहता है, मंडल संधि कहा जाता है। स्थान क्या होता है, कंठ हृदय नेत्र क्रोम नाड़ीषु मंडलाः। क्या बोला गया है, कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ीषु मंडलाः संधि, ठीक है। मीन्स कि कंठ यानी कि थ्रोट, हृदय मतलब हार्ट, नेत्र मतलब आय, क्लोम नाड़ी मतलब क्या होता है, ट्रैकिया। इनमें क्या होती है, मंडल नाम की संधि होती है। क्या होती है, मंडल नाम की। कहाँ कहाँ, कंठ में, हृदय में, नेत्र में, कहाँ पर, क्लोम नाड़ी में। क्लोम नाड़ी क्या होता है, ट्रैकिया, ठीक है। तो ये क्या होती है, मंडल संधि होती है। आइए मंडल संधि यहाँ थोड़ा डायग्राम में भी देख लेते हैं। कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ीषु मंडलाः। कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये सारे डायग्राम दे रखे हुए हैं। ये क्या हो गया, नेत्र हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रैकिया हो जाएगा यहाँ पर, क्लोम नाड़ी, ठीक है। ये हो गया हृदय हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारा होता है, डायग्राम अच्छे से आप देख लीजिए। आइए आगे चलते हैं। क्रिया की दृष्टि से क्या होती है, स्थिर संधि होती है। क्रिया की दृष्टि से क्या होती है, स्थिर संधि होती है ये, ठीक है। क्रिया की दृष्टि से स्थिर संधि होती है। नेक्स्ट क्या है, संख्यावर्त संधि, या क्या होती है, तरुणास्थियों की संधि होती है, संख्यावर्त संधि। क्या बोला परिचय में, संघ के समान चक्राकार रचना जिनमें होती है वे क्या होती है, संख्यावर्त कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, संख्यावर्त कहलाती हैं, ठीक है। इनका स्थान कहाँ होता है, श्रोत्र संघाटकेषु शंखावर्ताः। श्रोत्र संघाटकेषु शंखावर्ताः, अर्थात क्रिया की दृष्टि से प्रकार क्या होता है, स्थिर संधि का क्या होता है, स्थिर संधि होता है, ठीक है। आइए इसको एक बार हम डायग्राम में भी देख लेते हैं, ठीक है। शंखावर संधि, सॉरी क्या बोला, शंखावर संधि। स्रोत संघाटकेषु शंखावर्ता, स्रोत और संघाटक, ठीक है। ये संघ के समान, किसके समान, संघ के समान होती है स्थिति, ये देखिए, ठीक है। ये कान का श्रोत्र श्रृंगाटकेषु, ठीक है, श्रृंगाटक, तो ये होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, क्या है, संधियों के कार्य देख लेते हैं। दो या दो से अधिक अस्थियों की जो संधियां शरीर में हैं, उनमें शरीर के प्रत्यंगों में क्या होती है, गति यानी कि मूवमेंट कराने की क्रिया होती है, ठीक है, मूवमेंट कराने की क्रिया होती है। फिर जिसमें मनुष्य चलना घूमना उठना बैठना खड़ा होना सोना दौड़ना हाथ हिलाना भोजन करना आदि सब क्रियाएं कर सकता है। इनमें भी कुछ अस्थियों की संधियां स्थिर या अचल होती हैं, इनमें गति नहीं होती है, जैसे सिरा कपाल कपालों की संधि, जैसे सिरा कपालों की संधि। कहाँ कहाँ की, सिरा और कपालों की संधि होती है, ठीक है। तो संधि का कार्य क्या होता है, चलना घूमना उठना बैठना खड़ा होना सोना दौड़ना हाथ हिलाना भोजन करना आदि, ठीक है। ये सारी क्रियाएं क्या कर सकता है, कर सकता है संधि। अस्थियों की संधियां स्थिर तथा अचल होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होती है, गति नहीं होती, गति नहीं होती है। अच्छा, शल्य की दृष्टि से इसका क्या उपयोग है, शल्य तंत्र की दृष्टि से संधियों का महत्व क्या होता है। शरीर में सभी अस्थियां प्रायः एक दूसरे के साथ संबंधित रहती हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, संबंधित रहती हैं। जिस स्थान पर ये अस्थियां परस्पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, अस्थि संधि कहते हैं। जिस स्थान पर क्या मिलती हैं, अस्थियां मिलती हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अस्थि संधि कहेंगे, ठीक है। फिर क्या है, अर्थात दो या दो से अधिक अस्थियां जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को अस्थि संधि कहा जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जहाँ पर दो या दो से अधिक अस्थियों का मेल होता है जिस स्थान पर मिलती हैं उसे क्या कहेंगे, अस्थि संधि कहेंगे, ठीक है, अस्थि संधि कहेंगे। शल्य चिकित्सा करते समय अस्थि संधियों का ज्ञान होना क्या होता है, अत्यंत आवश्यक है। शल्य की चिकित्सा कर रहे हैं तो हमें उस समय क्या होना है, अस्थि संधियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होगा, ठीक है। क्यों क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि
अस्थि संधियों के ज्ञान के बिना शल्य चिकित्सा करना संभव ही नहीं है, क्योंकि अस्थि संधियों ज्ञान के बिना शल्य चिकित्सा करना संभव नहीं है। जब तक संधियों का नैदानिक यानी कि अप्लाइड एस्पेक्ट ज्ञान नहीं होगा तब तक संधियों का उपचार करना कठिन होता है। भाई जब हमें संधियों के बारे में ज्ञान होगा तभी तो हम उसका उपचार कर पाएंगे, वरना उल्टा सीधा सर्जरी कर देंगे हम। तो शल्य चिकित्सा में क्या है, अस्थि संधियों का ज्ञान हमें होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अत्यंत आवश्यक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आया होगा। इनकेस मान लीजिए अगर कोई पार्ट अगर आपको ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और इस श्लोक को लिख लिख के याद करिए, मैं फिर से कहूँगा। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, लेक्चर्स आगे भी आते रहेंगे, देखते रहिएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद क्या करना होगा, शेयर करना होगा, फिर क्या है, कमेंट भी कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। और फिर कमेंट हो गया तो फिर क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों से भी करवा दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं।